देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा अहम दिन। सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब और केपीके के हवाले से जो काफी अरसे से बहस चल रही है कि पंजाब के इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे या सारे मुल्क भर में इलेक्शंस एक साथ हो सकेंगे, इस हवाले से आज एक बार फिर से समाअत हुई और जो आज की समाअत में चीजें निकल के सामने आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। पहले तो कहा गया कि जो तमाम तर सियासी जमातें हैं वो इस हवाले से खुद कोई मुज़ाकरात कर सकती हैं या नहीं, और इस हवाले से हमने देखा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की और कोशिश की गई कि किसी तौर पर कोई लाएअमल तैयार किया जाता तो उसके ऊपर अमल हो जाता, लेकिन ना ही जो डॉक्यूमेंट जमा कराया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और दूसरी जानिब से पीडीएम की जानिब से जो डॉक्यूमेंट जमा कराया गया उसमें किसी भी तौर पे कोई इत्तेफाक सामने ना आया। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत मुलतवी कर दी और यह भी कह दिया कि आज की जो समाअत उस हवाले से जल्द कोई फैसला दिया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब तारिक मंसूर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। इनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मैटर क्या है, और एक और चीज ऐड ऑन करेंगे कि आज तारिक मंसूर साहब जो हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल एक लेटर भी लिखा और उस लेटर में कुछ खामियों की, कुछ ऐसी चीजों की निशानदेही की गई जो इलेक्शंस के हवाले से होना यकीनी तौर पर लाजमी करार पाती हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से और जो सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर्स के हवाले से आता हूं, आपने कल एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। वो लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस लेटर को पढ़ें तो ऐसा महसूस होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन आज किसी भी तौर पे इलेक्शंस को अनाउंस ही नहीं कर सकता। व्हाट इज इट? देखिए, हमने जो है 2 दिन पहले जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इस्लामाबाद में और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उसकी कॉपी भेजी और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा। द मेन जो एड्रेसी थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आज सुबह उनको लेटर वो रिसीव भी हुआ हेयरिंग से पहले। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम पिछले 4 महीने से ये शोर सुन रहे हैं कि जी इलेक्शंस जो कब होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर रहा है। इशू ये है कि असेंबली की जो रेजोल्यूशन है वो कैसी होगी, प्रोविंशियल असेंबलीज की और नेशनल असेंबली की, और ये क्या प्री एक्सपायरी जो टेन्योर है उसका क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, पोस्ट एक्सपायरी क्या होगा, इशू पे कोई बात नहीं कर रहा। असल चीज़ ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने 14 तारीख को पंजाब की असेंबली जो है वो तकरीबन 17 आवर्स पे डिसॉल्व की। सही। उसी बाद जो है 17 तारीख को 18 तारीख को केपीके की असेंबली डिसॉल्व की। इन दोनों असेंबलीज़ का जो लॉफुल टेन्योर था, क्योंकि ये असेंबलीज जो हैं वजूद में आई थी 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से और 13 अगस्त 2018 को इनका फर्स्ट असेंबली सेशन था। और पूरे मुल्क की, यही नहीं सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली का फर्स्ट सेशन भी 13 अगस्त 2018 था, उनका इलेक्शन भी 25 जुलाई को हुआ था, और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का फर्स्ट सेशन भी 13 अगस्त 2018 को था। इस तरह 4+1 जो पाकिस्तान की 4 प्रोविंशियल असेंबलीज और 1 नेशनल असेंबली की है, ये इनके जनरल इलेक्शंस जो है सेम डे हुए थे, उनकी बर्थ सेम डे हुई थी। इसी तरह इनका जो टेन्योर कंप्लीशन था, अगर वो नेचुरल टेन्योर होता तो 12 अगस्त 2023 की रात 12 बजे इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई गवर्नमेंट ने प्रीमेच्योरली 2 असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिनकी बर्थ सेम हुई उनका डिसोल्यूशन प्रीमेच्योर हो गया। अब यहाँ जो है जब इन्होंने डिसॉल्व किया तो 90 डेज में 224 आर्टिकल 1B के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। लेकिन हुआ ये कि जब 2 असेंबलीज का जब टेन्योर अगर कैलकुलेट किया जाए तो अगर 90 दिन से वहाँ से काउंट किया जाए तो अप्रैल तक के 14 तारीख से पहले तक 90 दिन काउंट होते हैं। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हुआ। अब जब चेंज सर्कमस्टेंसेस हो गए तो आर्टिकल 254 इन्वोक हो जाता है। वो किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। सब ये कह रहे थे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हम कैसे कर दें, और इलेक्शन कमीशन भी बायकॉट कर रहा था। कभी वो बोल रहा था 4+1। यहाँ मैं बात ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा जी, हमारे लेटर में हमने कैटेगोरिकली बताया कि सेक्शन 14 के तहत एक्शन प्लान जो है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मैंडेटरी प्रोविजन है, चाहे वो प्री एक्सपायरी पोस्ट एक्सपायरी टेन्योर हो या प्री एक्सपायरी हो। अब यहाँ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ रॉ मैंने रेज किया कि देखें जब सेक्शन एक्शन प्लान जिसमें लिखा हुआ है कि व्हेनेवर द टेन्योर ऑफ द असेंबली विल बी कंप्लीटेड, जो एक्शन प्लान है वो ईसीपी फौरी तौर पर इशू करेगा अंडर सेक्शन 8 जो इनकी पावर्स है, रीड विद आर्टिकल 2189 और 219D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको ओबे करने के तमाम इदारे पाबंद हैं इन क्योंकि 220 आर्टिकल के तहत ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज शैल एक्ट इन द एड ऑफ ईसीपी फॉर कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शन। मगर इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोपोजल सुप्रीम कोर्ट के सामने अब प्लीड ही नहीं किया। हुआ ये, इस दौरान जो एप्लीकेशन आती है सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं जी आप 14 मई को इलेक्शन करा दें। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तरफ तवज्जो दिलाई कि देखिए 4 महीने की डेडलाइन तो उसमें ऑलरेडी मौजूद है।
सेक्शन 14 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता बिल्कुल, वो हूं। उसमें ये कहता है, द कमीशन, सेक्शन 14 इलेक्शन एक्ट का, द कमीशन शैल एटलीस्ट 4 months बिफोर द जनरल इलेक्शन इज ड्यू टू बी हेल्ड द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ असेंबली प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान स्पेसिफाइंग ऑल लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दैट हैव बीन रिक्वायर्ड or taken to be taken in respect of election, including the following: delimitation of constituencies, revision of electoral rolls, enlistment of parties, allocation of symbols, appointment of training. ये 4 महीने पहले होना है, ये 4 महीने पहले, एटलीस्ट एलोकेशन ऑफ सिंबल्स भी 4 महीने पहले होना है। ये डिलिमिटेशन भी होगी और रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होगी। ये प्रोसेस में तकरीबन देखिए, डिलिमिटेशन जब होगी उसके बाद ऑब्जेक्शन कॉल होते हैं, उसके बाद रिवीजन ऑफ रोल्स होता है। ये तमाम प्रोसेस 4 से 6 महीने का है, या रियलिस्टिकली देखा जाएगा ऑन ग्राउंड तो 6 months का ये प्रोसेस होता है। इसके अंदर 15 जो है क्लॉजेज हैं एक्शन प्लान के अंदर, जो नोटिफाई नहीं की गई इसका गजट नोटिफिकेशन होता है। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, इसके बगैर आप कैसे 14 तारीख को इलेक्शन करा सकते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्शंस में जाना है तो कम से कम 4 माह पहले ये जो कंप्लीट एक्शन प्लान है इसकी एक्सरसाइज होनी, एग्जीक्यूट होनी जरूरी है। बिल्कुल। और ये कब किस आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाएगा? ये आर्टिकल है आर्टिकल 52 और 58 जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के लिए, और आर्टिकल 107 और 112 जो है वो नेशनल असेंबली के लिए है। ये आइन के अंदर दर्ज है, डिसोल्यूशन और टेन्योर ऑफ असेंबली के प्रोविजंस मौजूद है। लेकिन क्योंकि 14 अप्रैल तक ये इलेक्शन नहीं हुए तो यहां आर्टिकल 254 आ जाएगा। आर्टिकल 254 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। आर्टिकल 254 ये कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन में कि जब आइन के को फॉलो ना किया जा रहा हो और फेलियर हो टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम डज नॉट रेंडर इनवैलिड व्हेनेवर एनीथिंग इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी 90 दिन में, एंड इज नॉट डन विद इन द पीरियड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट द थिंग शैल नॉट बी इनवैलिड और अदरवाइज इनफेक्टिव बाय रीजन ओनली दैट इट वाज नॉट डन विद इन द पीरियड। यानी यहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि चेंज सर्कमस्टेंसेस था, 2 असेंबली प्रीमेच्योर हो गई और सेक्शन 14 के अंदर लिखा हुआ है ऑन द अगर मैं गलत नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये एक्सरसाइज जो करनी थी नहीं की तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस पे नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पांसिबिलिटी है कि फ्री फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट के तहत एक एक्शन प्लान जारी करेगा जिसमें तमाम ये स्टेप्स को मेंशन करेगा। असेंबलीज डिसॉल्व हुई तब तक इलेक्शन कमीशन ये एक्शन प्लान जारी कर सकता था। उस वक्त तो ये बात कही जा सकती थी कि चले 3 महीने ना चाहिए। जब तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि 4 महीने पहले जब ये केस आया तो इलेक्शन कमीशन ने आज फारूक हशनायक से भी उनका मुकालमा हुआ कि उन्होंने तो प्लीड ही नहीं किया। एजी साहब से भी मुकालमा हुआ कि देखें आप क्यों नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन ने लुक आफ्टर कर दिया या वो भूल गए या ये मैटर ऐसा तो है नहीं है? नहीं, दो चीजें इसमें, 2 चीजें मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा। अतहर मिल्ला साहब ने उस वक्त एक रिमार्क्स दिए थे कि हम असेंबली के प्रीमेच्योर रेजोल्यूशन होने के पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने वहां ये क्लोज भी दिया, क्लू भी दिया था कि उस वक्त जो अगर ये केस चल रहा था तो ईसीबी को चाहिए था कि उस वक्त वो प्रोविजन रखते कि सर कानून के अंदर लिखा हुआ है व्हेनेवर देयर वाज एन एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ असेंबली। तो अब यहां प्रीमेच्योर एक्सपायरी या पोस्ट एक्सपायरी जो उसका टेन्योर है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये किस पे एप्लीकेबल होगा? वो क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज करते तो असेंबली जो डिसॉल्व हुई है वो रेस्टोर हो जाती 4 months के लिए, और फिर ये 12 अगस्त 2023 तक असेंबली रेस्टोर रहती और ये इशू ही नहीं होता। नहीं, फिर ये इतनी सारी चीजें मुझे ये क्लेरिफाई करें। आज इलेक्शन कमीशन टिल डेट अभी तक ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की, लेकिन आज की तारीख से पहले क्या इलेक्शन कमीशन ने एक्सरसाइज परफॉर्म करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आगाह किया या फरीकैन को बताया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 2 इश्यूज रेज किए, फंड्स नहीं मिले, सिक्योरिटी के लिए माजरत कर दी। 15 प्रोविजन एक्शन प्लान सेक्शन 14 के अंदर 15 चीजें लिखी हुई हैं। सही। इसमें डिलिमिटेशन के जिक्र नहीं किया उन्होंने इलेक्टोरल रोल का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये तमाम चीजों को सरफ नजर करते हुए सिर्फ सिक्योरिटी फंड्स की बुनियाद पे कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो देखें यहाँ इज इट अ मिसलीडिंग एक्ट? जस्ट टू नो दैट इट्स कॉल्ड कंपोजिट नेग्लिजेंस ऑन द नेग्लिजेंस, कंपोजिट नेग्लिजेंस। बट ये नेग्लिजेंस ऐसी है जिसको आर्टिकल सपोर्ट करता है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, देखिए यहाँ देखें कहीं ना कहीं कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। देखें रिजिडिटी देखें, जब जहां रिजिडिटी, देखें हमें नेशन के मुतालिक सोचना है। सही, ठीक है। 4 महीने पहले और 4 महीने के बाद की कोई इशू नहीं है। इसके अंदर पाकिस्तान के 90 अरब से 110 अरब रुपए लगेंगे चारों प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के। अगर इलेक्शन कराने जाएंगे तो 110 अरब रुपए की एक्सरसाइज है। सही है। हमें नेशन का देखना है, 24 करोड़ आवाम का देखना है, हमें मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी है, हमें यह भी देखना है कि हमारा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान स्टेबल रहेगा तो ही पाकिस्तान चलेगा, असेंबली से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम 3 महीने पहले और 3 महीने बाद की गर्दान करते रहेंगे, अभी क्या हो रहा है? अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फिर 3 दिन ले लीजिए और फिर मुज़ाकरात करें। देखिए, बात वहीं आ गई। अब अगर एक्शन प्लान आज की तारीख में अगर सेक्शन 14 के तहत गजट नोटिफिकेशन होता है और ये जाके प्लीड करते हैं कि जी हम तैयार हैं, तो पहले इनको सेक्शन 14 के तहत एक्शन प्लान नोटिफाई करना पड़ेगा 4 months बिफोर। यानी एटलीस्ट, शेल का वर्ड यूज हुआ एटलीस्ट,
यानी 13 अप्रैल को इन्होंने सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली के लिए नोटिफिकेशन करना चाहिए, उसके लिए भी नहीं हुआ। सही है। और वो जो असेंबली एक्सपायर हो रही 12 अगस्त की रात को 12 बजे 2023 को सिंध और पंजाब की असेंबली एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर मैं पूछना चाहिए पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा तो जा तक इलेक्शन सिंबल्स भी अलॉट कर दिए हैं और एक्शन प्लान भी तरतीब दे दिया है, क्या पंजाब की हद तक ये हुआ या वो भी नहीं हुआ? देखिए सिर्फ प्लान नहीं है, मैंने कहा आपको बेसिक चीज अवॉइड कर रहे हैं। पहले एक्शन प्लान नोटिफाई होगा, उसके अंदर 15 प्रोविजंस है। पहली अहम चीज है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है, फिर एलोकेशन इनलिस्टमेंट ऑफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज यानी नई पॉलिटिकल पार्टीज को इनलिस्ट भी किया जाएगा, ऑब्जेक्शन भी क्रिएट करेगा। आप एग्जिस्टिंग 3 इंपॉर्टेंट पैरेलल चीजों को आप इग्नोर करके आप नहीं जा सकते, मूव फॉरवर्ड नहीं हो सकता। चले अब मैं आपसे मूव फॉरवर्ड की बात करता हूं। आपने बात बता दी और इस सवाल से आपने बता दिया कि आइन भी बड़ा क्लियर है इस सवाल से। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्योंकि आज तक ये एक्सरसाइज हुई नहीं है। जी। आज सुप्रीम कोर्ट में ये एक वापस से इसके ऊपर हियरिंग भी हुई जी। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बात कही कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। बिल्कुल। दे आर इन अ वे रिस्ट्रेनिंग देमसेल्फ के कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि वो ऐसा फैसला दें जो शायद किसी भी एक फरीक को काबिल कबूल ना हो। मौका भी दे रहे हैं कि तमाम फरीक इस हवाले से कोई कार्रवाई कर लें। जस्ट सपोज ये 2 या 3 दिन में मामला मजीद हल नहीं हो पाता, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन जो मुश्किल ही नजर आ रही है। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, क्या होने जा रहा है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली 2 चीजें हैं इस वक्त जो है बादी नजर में। आर्टिकल 254 कम्स इनटू ऑपरेशन। क्यों हुआ कि 90 दिन का आर्टिकल 224(1)(b)(1) का जो प्रोविजन था कि रेजोल्यूशन के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना है, वो तो टेन्योर गुजर गया। अगर 14 जनवरी से आप 90 दिन लगाएं तो वो गुजर गया इन टर्म्स ऑफ पंजाब असेंबली। अगर 17 जनवरी से आप 90 दिन लगाएं इन टर्म्स ऑफ केपी की असेंबली, वो भी टेन्योर गुजर गया। ठीक है जी। नाउ कम्स फॉरवर्ड एंड रीड इट विद सेक्शन 14 ऑफ द इलेक्शन एक चीज आप आगे, ये 90 डेज का जो लॉ है, 90 डेज की लिमिटेशन है या 90 डेज के बाद लॉ साइलेंट हो जाता है? लॉ में कोई क्लैरिटी नहीं है। नहीं देखिए, इट कैन एक्सपेंड रेजोल्यूशन नहीं, तो देखिए चेंज सर्कमस्टेंसेस कहते हैं लॉ में, इसमें पॉइंट होता है चेंज सर्कमस्टेंसेस। अब चेंज सर्कमस्टेंसेस को आप जस्टिफाई करना पड़ता है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए आप तो 3-2 और 4-2 की गर्दान में लगे रहे, आपने आके प्लीड ही नहीं किया केस। आपने तो बाइकआउट कर दिया। आज आप ये कह रहे हैं कि जी हम उसको रिव्यू कर लें 90 डेज को। तो देखिए मेरा कहना ये है कि ईसीपी ने बहुत बड़ी नेग्लिजेंस कर दी। ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फॉर्म हुई है आर्टिकल 2183 के तहत और 21D और 220 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। यही नहीं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 2 और 25, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है जून 2010 से, उसकी कन्वेंशन जो फोर्थ कैजुअल है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आइटम नंबर 3 और 32 के तहत, वो उसका भी पाबंद है। जब इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत पाबंद है तो ईसीपी अपनी नेग्लिजेंस को दूसरों पे कैसे डाल सकता है नेशन के ऊपर? ईसीपी को चाहिए वो प्लीड करे, ट्रफ पे प्लीड करे। ईसीपी अपनी इस नेग्लिजेंस को कंपनसेट कैसे कर सकता है? ईसीपी फौरी तौर पे जो है एक कोर्ट के अंदर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करे और उसमें अपने आप को एक तो कोर्ट को असिस्ट करे। सबसे पहले नंबर 1 कोर्ट को बताया कि देखिए 14 जून 2023 को अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो वेयर वी टेक सेक्शन 14 ऑफ द इलेक्शन एक्ट नंबर 1, क्योंकि 90 डेज का पीरियड है, क्योंकि प्री मेच्योर और पोस्ट मेच्योर का जिक्र नहीं, उसमें लिखा है ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ टेन्योर ऑफ असेंबली। अब ईसीपी वहां क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज करे, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के सर आए बताया जाए कि ये प्री रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली है या पोस्ट रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली, दोनों पे अप्लाई होगा। लेकिन तारिक साहब एक चीज मुझे यहां पे क्लैरिफाई करते हैं, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है इसका काम मुल्क में सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। जब ये बात हो रही थी जनवरी ऑनवर्ड्स या दिसंबर लास्ट ईयर से ये बात शुरू हो चुकी थी कि असेंबलीज तलील हो सकती हैं। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को वहां पे अपने लिए इकदाम कर लेने चाहिए थे? उसको भी इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा था कि असेंबलीज तलील हो सकती हैं, दे वर लुकिंग एट व्हाट द सिनेरियो इज। और उसके बाद जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई, या मैं ये कहूं कि डिसॉल्व होने की भी एक पूरी एक्सरसाइज हुई थी कि पहले वो डिसॉल्व हुई, उसको रोका गया, हमने एक पूरा प्रोसेस उसका देखा। इलेक्शन कमीशन इस पूरे टाइम में खामोश रहा। ये नेग्लिजेंस से कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा? क्योंकि अगर मैं इन हाइंडसाइट बात करूं, आज तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन की बात करूं, वो डिमांड करती है इलेक्शंस, और आज इस इलेक्शन कमीशन की जो नेग्लिजेंस है उसका समहाउ बेनिफिट तो गवर्नमेंट को मिल रहा है। इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे तो गवर्नमेंट की प्ली भी यही है कि इलेक्शंस आगे जाएं, डिले हो, तो इन अ वे गवर्नमेंट इज बीइंग बेनिफिटेड विद दिस। देखिए इलेक्शन कमीशन, मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन टू द एक्सटेंट ऑफ सिंध और पंजाब जो है पिछले 8 महीनों से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में फंसी हुई है।
सिंध के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है वो अप्रैल 2022 से पेंडिंग रहे, फिर वो जून में आए, फिर दिसंबर में आए, ये तो 15 जनवरी को। बट ईसीपी की सिंध की बॉडी अलग है, पंजाब प्रोविंशियल बॉडीज अलग हैं, वही जवाब तो नहीं दे सकते। नहीं, मगर क्योंकि ये सारा दंगल जो हो रहा था इस्लामाबाद में हो रहा था, मैंने खुद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने कराची की केस प्लीड की है, तो आप देखें अभी तक वो कर रहा है। 7 तारीख को मैं इस बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से आता हूं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई उस हवाले से गुफ्तगू जारी थी, ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही आज कमरा अदालत के बाहर कि अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है या पीडीएम की जो जमात है उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये अक्सर कहा जाता है ये 3-2 का फैसला है, और हुकूमत ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट भी ये बात कही, वज़ीर आज़म साहब ने भी कही कि वो इस फैसले को मानते ही नहीं, इस जजमेंट को मानते ही, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का बार बार रुख किया जा रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा क्यों की जा रही है, ये क्यों पूछा जा रहा है कि क्या इस हवाले से मजीद कोई नजर सानी की पिटीशन दायर की जा सकती है या नहीं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, और इस सवाल के हवाले से भी पूछा जा रहा है कि क्या हुकूमत ने कुछ देर तो नहीं कर दी, या ऐसा तो नहीं है कि अब शायद मामलात हुकूमत और अपोजिशन दोनों के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब राना अजीम साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई किस अंदाज से देखी जा सकती है? क्या गवर्नमेंट के फेवर में रही या ऑपोजिशन के फेवर में रही? व्हाट डू यू सी? देखें, ये आज की जो पूरी समात है ना हुकूमत के फेवर में है ना अपोजिशन के फेवर में है, ये आइन के फेवर में है। 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं, और ये जो 2-3 चीजें क्लियर हुई हैं ये कई सहूलतकारों के लिए, कई हुक्मरानों के लिए और कई ऐसे लोगों के लिए जो बहुत से मंसूबे बना के बैठे थे, उनके लिए बड़ी तकलीफें हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है, वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन जल्द होते हैं या लेट होते हैं, लेकिन एक बड़ी की बात क्लियर है कि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन 8 अक्टूबर से पहले हो रहे हैं। आइन के ऊपर कोई समझौता नहीं हो रहा। वो लोग जो ये सोच कर बैठे थे कि शायद 2 साल का टेन्योर और मिल जाएगा, शायद 1 साल का टेन्योर और मिल जाएगा, शायद सितंबर में उनकी मर्जी के लोग आ जाएंगे और वो कोई जुडिशियल ऑर्डर करके, कोई ऐसा ऑर्डर करके जो है वो अपना रिलीफ ले लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें दम तोड़ गई। मेरी आज इस समाज के बाद मुस्लिम लीग नून के एक बड़े जुबादार शेख से बात हुई, तो मैंने उसे कहा सुनाए क्या कहते हैं। उसने कहा जी हमने अपनी क़यादत को ये बात कह दिया कि इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन हर सूरत कराने पड़ेंगे। और ये इलेक्शन की तैयारी पंजाब तक महदूद होगी या मुल्क गिर इलेक्शंस की बात हो रही है? नहीं, ये इलेक्शन मुल्क गिर होने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक खबर दे दो जी, 14 मई के बाद आपको बड़ी तेज आइन की तलवार चलती नजर आएगी। 14 मई के बाद? 14 मई के बाद सही, आपको आइन की तलवार इस तेजी से चलती नजर आएगी कि बहुत से सियासी सर कलम होंगे। साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, क्योंकि अगर आज इस पैराए में देखूं, अगर आइन की तलवार चलती है तो अल्टीमेटली इसका खमियाजा तो हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल हम हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, खाली हुकूमत को नहीं, इलेक्शन कमीशन को, सही, खाली इलेक्शन कमीशन को भी नहीं थे, और बहुत सी ब्यूरोक्रेसी को। आप देखें आज एक ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए कि इलेक्शन कमीशन जो अपनी ट्रेनिंग करा रहा है, उसमें वो ट्रेनिंग में 15 अक्टूबर को इलेक्शन की डेट लिख रहा है। सही, क्या इलेक्शन कमीशन को ये किसी ने इख्तियार दिया? क्या ऐसी चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है? और उसके बाद आप जरा देखिएगा 14 मई के बाद निगरान सेटअप किधर जा रहे हैं। ये सवाल इंटरेस्टिंग है राना साहब। ये निगरान सेटअप,
ये निगरान सेटअप, आइन में तो ये बात थी और हमने देखा लाहौर हाईकोर्ट का इसके ऊपर एक फैसला भी आ गया, लेकिन निगरान सेटअप का कोई तो हद होगी, कोई तो मैयार होगा, कोई तो इसकी टाइमलाइंस को डिसाइड किया जाएगा। मैंने तो आपसे कहा कि 14 मई देखें, 14 मई के दिन को मत बोलिएगा। और ये जो मामला है, हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से एक क्लाइमेक्स की सिचुएशन है, ड्रॉप सीन नहीं हो पा रहा। ये ड्रॉप सीन क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कब, इसमें कितना वक्त रह गया? 14 मई को ये क्लियर हो जाएगा सब कुछ? ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आखिरी ओवर का मैच जारी है, ठीक है। पहली बॉल पे, आज पहली बॉल थी जिसपे शॉट लग गई है, और इस शॉट जो है इसने छक्के से भी आगे गई है। और आप जरा देखिएगा कि अगली बॉल जो है वो हुकूमत को बड़ी सोच के करवानी पड़ेगी, इसलिए कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो सब अपने लिए गरा खोद रही है। आज दो चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो उन्होंने कहा कि जंगों में भी इलेक्शन होते हैं, हाँ। ये इशारा था कि इलेक्शन होंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत थोड़ा सा अगर आप समझते कि वो मुस्ताहलत की तरफ जा रही है तो वो पैसे जरूर इलेक्शन कमीशन को देती। सही। इसका मतलब उन्होंने इशारा दिया है कि हुकूमत टकराव की तरफ जा रही है, और जब आप टकराव की तरफ जाते हैं तो फिर उसमें ज़हन में रखना चाहिए, टकराव में हमेशा स्टेक होल्डर का नुकसान होता है, कभी नुकसान दूसरे का नहीं होता। सही। तो स्टेक होल्डर तो हुकूमत है जो ड्राइविंग सीट पे इस वक्त, और उनका नुकसान जाएगा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली दफा अक्सरियत चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होगी। ये बड़ी आपने अहम बात की, ये अहम बात की। लेकिन मैं राना साहब आपकी तरफ आता हूं। तारिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, राना साहब सीनियर सहाफी हैं। ये जो इस वक्त कहा जा रहा है 14th of May एक इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, डू यू स्टिल सी कि 14th May के बाद या 14 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगी इन तमाम तरह मैटर्स के ऊपर? देखिए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो मेरी असेसमेंट है उस हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने अपना लेटर, जो मैंडेटरी एक्शन प्लान का नोटिस भी हमने उनको लेटर भी लिख दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कॉपी भी भेज दी है। वी हैव डन आवर पार्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन, नंबर 1। नंबर 2, अगर 10 मई तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ठीक है, अगर 10 मई तक 5 दिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो 11 या 10 को ही एक हियरिंग होगी। और फिर आप ये देखिएगा कि ये जो 90 डेज है, ये 14 जनवरी तक आपका जो है 14 जून तक आपका बजट पास भी हो जाता है, सारी चीज हो जाती है। जैसे आज फारूक नाइक साहब ने IMF का भी तस्करा हुआ, बजट का भी हुआ, बहुत बुर्दबारी से, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आज फारूक नाइक साहब ने एक बहुत बुर्दबारी से कोर्ट को असिस्ट किया, फैक्ट्स पे बात की। सही। उन्होंने इश्यूज बताया कि देखें, हमें बजट पास करना है और 6 जून से 10 जून वो चाहिए, हमें फंड्स चाहिए, फंड्स आएंगे तो आगे प्रोसीजर। उन्होंने ये बताया कि जी ट्रेड एग्रीमेंट्स होगा, देखें फैक्ट्स पे बात हुई, कोर्ट ने उसको असर्टेन किया। नाउ कम्स फॉरवर्ड, तो 14 जून इस हिसाब से अगर देखा जाए रियलिस्टिकली वो डेड लाइन है, और 14 जून से अगर ये असेंबली डिसॉल्व होती है तो 14 सितंबर को आपके इलेक्शन हो जाएंगे चारों सूबों के 4+1। 14 सितंबर मींस सदर पाकिस्तान का टेन्योर या चीफ जस्टिस का टेन्योर वो मुकम्मल हो चुका होगा, वो एक फैक्टर जरूर है। नहीं, वो टेन्योर जो सदर पाकिस्तान का वो 29 सितंबर को तकरीबन हो रहा है, और वो नई गवर्नमेंट जो होगी, और क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस आपका भी टेन्योर सितंबर, एग्जैक्टली, तो देखिए 14 सितंबर समव्हाट गवर्नमेंट व्हाट इज विशिंग नहीं, ये जो होगा न्यू गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव होगा। चले ठीक है। लेकिन राणा साहब, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा, ये जो गवर्नमेंट बार बार ये IMF का तस्करा कर रही है, या गवर्नमेंट बार बार ये कहती है और एतराफ करती है कि वो पैसे नहीं है उनके पास इलेक्शंस कराने के लिए, बजट की भी बात की जाती है, ये जो मामलात हैं टेक्निकली तो सही है, समझ भी आती है, लेकिन क्या ये टेक्निकल इश्यूज हैं या इसको बेस बनाया जा रहा है? बिल्कुल बेस बनाया जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क के, जिस हुकूमत के पास 21 अरब रुपए ना हो या 45 अरब रुपए ना हो, तो उस हुकूमत को क्या कोई पैसा देने के लिए तैयार होगा? आप जरा गौर करें इनके अखराजात क्या हैं। आप गौर करें, इन्होंने फंड्स की सूरत में कितने अरब रुपए अपने अरकान असेंबली को दिए हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं 20 अरब तो आटे में चले गए खाली। सर वो कह रहे 20 अरब नहीं गए, 20 अरब अंदाजा है, 20 अरब से ज्यादा गए। सही। तो मुझे बताएं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी तो उस वक्त सेनेट से जो बिल पास किया गया, क्या वो बिल पास करना बनता था? सही। आज जब हियरिंग हो रही थी तो उस वक्त हुकूमती वज़रा किसी और चीजों में मशगूल थे, तो क्या ये बनता था? क्या एक ऐसा मुल्क जहां पे आप कहते हैं गुर्बत नाच रही है, जहां पे आप कहते हैं बेरोजगारी नाच रही है, जहां पे आप कहते हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है,
तो उस मुल्क का वजीर आजम किसी की ताजपोशी के लिए लंदन चला जाता है, उस मुल्क का वजीर खारजा एक ऐसे मुल्क में जाके तकरीब में जा रहा है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जितनी दहशतगर्दी हो रही है वहां से हो रही है, और आप वहां जाके ये बात नहीं करते कि हमारे पारा चनार में साजदा को शहीद करने वाले आपके लोग थे, हमारे फौजियों को शहीद करने वाले आपके लोग थे, हमारे वहां पर दहशतगर्दों की सहूलत कारी करने वाले आपके लोग थे, कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की नस्ल कशी करने वाले आपके लोग थे। तो फिर मुझे बताएं, क्या ये बिलावल भुट्टो साहब और वजीर आजम साहब अपने साथी खर्चे पे गए हैं? जरा इनका चेक तो करें राणा साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मेरे ख्याल से आपका पॉइंट भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। ये यकीनी तौर पे ये बात जेर बहस रहेगी कि ये जो कुछ इस वक्त इखराजात हुकूमत कर रही है और जिस अंदाज से हुकूमत दूसरी साइड पे ये कह रही है कि मुल्क माशी तौर पे इस तरह मुस्तहकम नहीं कि मुल्क में इलेक्शन ही कराए जा सकें, तो क्या ये तमाम तर इकदाम के बाद हुकूमत के पास ये जवाब मौजूद है या नहीं है? और जो सेनेट की बात की और पंजाब के हवाले से जो बात की गई है, इसकी और बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो अहम समाअत हुई। इस वक्त गुफ्तगू करने के हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब। निहाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। निहाल साहब, आज ये सुप्रीम कोर्ट में एक अहम कार्रवाई हुई, अहम समाअत हुई, अब क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पोजीशन पे है, हुकूमत आपकी जमात और अपोजिशन तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशंस पे मौजूद है। क्या मुज़ाकरात अब हो जाएंगे या अभी भी आपको लगता है मुज़ाकरात का रास्ता बंद हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो बात मैं आपसे पूछने वाला था। आप मीडिया के लोग हैं, आप हमें देख के बताएं क्या देख रहे हैं आप। आपके तज्जियात हम सुनते हैं, क्या होने वाला है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ एंड ऑफ द डे तो मसला हल होगा ही होगा। या तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा, मगर मेरी ख्वाहिश है कि कोई जीते हारे अपनी जगह, पाकिस्तान को और सियासी निज़ाम को और पार्लियामेंट निज़ाम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के नतीजे में मसाइल हल होंगे और इसको आइन के कवरेज के साथ होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये एक चीज पे तो मुत्तफिक हो गया है कि एक दिन दोनों इलेक्शन होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस पे भी मुत्तफिक हो जाएंगे कि बजट के बाद और IMF के डील के बाद ही ये इलेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा निहाल साहब, एक तासुर यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं कि इज इट पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इज इट गवर्नमेंट वर्सेस अदलिया? ऐसा तासुर तो नहीं है यहाँ पे? इट इज नॉट पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट जो है वो इस बात को मानती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और जो 4 जजों का फैसला है दैट इज द वैलिड ऑर्डर। वो समझती है कि अदालत को चाहिए कि पहले अपने घर को इन ऑर्डर करे, हाउस इन ऑर्डर कर ले, और उसके बाद फिर वो कोई डायरेक्शन दे पार्लियामेंट को या कोई भी फैसला करें, बट अपना हाउस इन ऑर्डर करें, क्योंकि उनके हाउस इन ऑर्डर नहीं है। और ये जो आज जो कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि क्योंकि आज ऑलरेडी 5 तारीख है, 14 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पंजाब के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट आज भी उस फैसले पे स्टैंड कर रही है, तो आपको लगता है कि अब अगर मुज़ाकरात नहीं हुए 2, 4, 5 दिन के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट जो अब तक कोई फैसला ना दे सकी, रिस्ट्रेन किया, वो कोई फैसला दे सकती है इस हवाले से? अगर कोई फैसला देगी तो डिफेक्टिव फैसला होगा ये, इसलिए कि ये कह चुके हैं कि हम 4-3 की जो ओरिजिनल बेंच है, हम उन 4 जजों को तो माइनस नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। तो उनको आप अगर माइनस करते हैं तो ये अपने आप को कैसे प्लस कर सकते हैं? तो माइनस आप किसी को भी नहीं कर सकते, वो भी इसी का हिस्सा है।
तो पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें, उसके बाद जिस तरह का फैसला करना चाहे कर लें। निहाल साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं एक मिनट आपकी तरफ आता हूं, लेकिन तारिक साहब आपने निहाल साहब की गुफ्तगू सुनी, आपके सीनियर कलीग भी हैं, क्या लगता है कि ये जो 3-2 की बहस है या ये जो जजमेंट की बहस है, इससे हम आगे निकल सकेंगे? डू यू थिंक एनी वे आउट? देखिए, मैं अगर एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल अप्रोच दूं इन द बेनिफिट ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं ये कहूँगा कि तीनों फरीकों को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहिए। रिजिडिटी का वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, नेशन को सामने रखें, 24 करोड़ आवाम को सामने रखें, पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पाकिस्तान की चार क्लेम तो सारे ही करते हैं ना, नहीं, एवरीवन वांट्स टू, प्रैक्टिकली दे हैव टू शो फ्लेक्सिबिलिटी इन द नेगोशिएशंस। अगर ये एक कदम एक आगे आए और एक कदम एक पीछे चले जाए, किसी की हार जीत नहीं है। इलेक्शन, ये आप याद रखें, 12 अगस्त की रात 12 बजे 2023 को ही वैसे ही नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान खत्म हो जाएगी। सही। रियलाइजिंग दैट फैक्ट दैट पंजाब और केपी की असेंबली ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है 14 जनवरी और 17 जनवरी को, लेट्स गो फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है निहाल साहब, ये जो है कि 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने ये भी बता दिया कि उनकी क्या अप्रोच है, वो क्या चाहते हैं। पीडीएम इस हवाले से अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि पीडीएम ने जो लचक दिखाई वो क्या लचक है। क्या पीडीएम 1-2 महीने इलेक्शंस अर्ली कराने के हक में है या ऐसा कुछ पॉसिबल है? जी निहाल साहब। देखिए, हम इस बात के हक में है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए और हो जाना चाहिए था, मगर ये 90 दिन में जो नाफिस राय में वो ये थी, जो 63A को रिवाइज किया गया, वो एक वजूहत थी। और दूसरी वजूहत ये थी कि 12 जनवरी से 12 अप्रैल तक 90 दिन होता था। अब वो हमने डेट नहीं दिया, गवर्नमेंट ने डेट नहीं दिया। ये डेट जब दिया गया 30 अप्रैल का, तो उस वक्त तक वक्त निकल चुका था, 90 दिन से बाहर दिया गया था। और उसके बाद जब 14 में दिया गया तो वो भी 90 दिन के अंदर नहीं था, 90 दिन के बाहर था। एग्जैक्टली। अब अगर बाहर 1 घंटा भी हो जाए या 1 दिन भी हो जाए तो वो बाहर हो गया। तो अब ये बेहतर है कि आप सजा ना दे पंजाब की। पंजाब पहले ही, पंजाब से जो छोटे सूबे हैं वो बड़े शायक हैं और बड़े साथी हैं। सही। कि पंजाब की वजह से हमें बलि का बकरा ना बनाया जाए, हमारे गर्दनों पे छुरी ना फेरी जाए। सिंध और पंजाब ने तो कोई गलती नहीं की है कि सिंध और पंजाब को इस बात की सजा दी जाए। तो जैसे ये कंप्लीट होगा इनका डेट, 1 घंटा भी मैं समझता हूँ, 1 दिन भी मौजूदा पार्लियामेंट आगे नहीं जाएगी और उसके डिसॉल्व होते ही इंटर गवर्नमेंट आएगी। देखिए, बगैर इंटर गवर्नमेंट के आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, और अगर आप कराते हैं तो वो लोग नहीं मानेंगे कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। हमारी गवर्नमेंट में अगर इलेक्शन होगा तो कोई नहीं मानेगा, वो चाहेगा कि फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो। उसके लिए मैं समझता हूँ बजट और ये सारी चीज को लेकर के ये कहीं अगस्त में जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा। निहाल साहब, अर्ली बजट हो सकता है? इज इट अ प्रोविजन के गवर्नमेंट अर्ली बजट अनाउंस कर दे और फिर इस हवाले से कोई आगे पेशरफ्त हो सकती है? नहीं, मौजूदा सर्कमस्टांसेस में इसकी इसलिए चांसेस नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द IMF। अगर IMF ने हम पे मेहरबानी कर दी उसके बाद ही हम अपना बजट बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब, आपने वक्त दिया। और यकीन तौर पे एक गवर्नमेंट की प्लीज जरूर है ताकि साहब, ये जो IMF फैक्टर है, IMF इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। गवर्नमेंट आज भी IMF फैक्टर के ऊपर बात कर रही है। इट्स अनकंट्रोलेबल। अगर IMF अगले 4 महीने मजीद हमें पेमेंट्स नहीं देता या कोई कमिटमेंट नहीं करता, फिर वो भी एक प्रोसीजर है कि IMF की कमिटमेंट आती है, उसके बाद जो पेमेंट्स का जो आना है, इट ऑल्सो टेक्स अ लिटिल टाइम। सर, ये तो फिर एक अनएंडिंग स्टोरी नजर आ रही है। ये तो एक ऐसी लव स्टोरी, इसका कोई नतीजा नहीं। देखिए, व्हाट द IMF इज सीइंग, IMF क्या चाह रहा है? IMF पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाह रहा है। IMF आपकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इन लिटर एंड स्पिरिट चाह रहा है और उसकी श्योरिटी चाह रहा है। वो कैसे होगी? एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका टेन्योर मुकम्मल होने लगा हो, एक ऐसी गवर्नमेंट जो ऑलरेडी घर जाने वाली है, या उसके बारे में ये कंफर्म नहीं कि वो इलेक्शन के बाद रीइलेक्ट होगी। और ये मैं कहूं एक मफरूजे के तौर पे कि 12 जमातों का इत्तेहाद फिर 5 साल के इलेक्ट होकर 12 जमातें मिलकर हुकूमत बना ले, तो आपको भी लगता नहीं है कि पॉसिबिलिटी होगी? नहीं, देखें, ये जो फैक्टर है, ये देखें, ये जैसी असेंबली 12 अगस्त को अगर टेन्योर पूरा होता है सिंध और पंजाब को नेशनल असेंबली का, और केपी के पंजाब को हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे? इलेक्शन होंगे। देखें, ट्रांसिशन, स्मूथ ट्रांसिशन ऑफ पावर जो है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। PTI को भी अपनी रिजिडिटी छोड़नी होगी। Is it rigidity of PTI or is it what Constitution says? देखिए, ये क्लियर होना जरूरी ना कि 90 days Constitution कहता है।
पीटीआई नहीं कहता। और ये उस वक्त भी कहा जा रहा था जब असेंबलीज तहलील करने की बात की जाए, राणा सनाउल्लाह साहब के बहुत से स्टेटमेंट्स हैं कि आप असेंबलीज तहलील करें, हम इलेक्शंस करवाएंगे। उस वक्त तो ये बात नहीं की गई कि हमारे मुल्क के माशी हालात नहीं है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन का एक्शन प्लान नहीं, उस वक्त सारे मामला नहीं उठाए। देखिए, मैं उसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि पीटीआई ने नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया और कहा कि नैब की जो तरमीम है वो जो गैर आईनी है और उसके अंदर जो है वो रिलीफ दिया गया। मेरा सवाल ये है कि क्या ये बात आप असेंबली के सेशन पे रिजाइन दिए बगैर नहीं कर सकते थे? क्या आपकी पॉलिटिकल मूव ना? नहीं, मैं अगर असेंबली तोड़ने के हवाले से, वो भी उस वक्त ये सवाल उठाया गया ना सुप्रीम कोर्ट में कि क्या कोई हुकूमत या कोई पार्टी का सदर इस बात का इख्तियार रखता है कि वो अपने सूबे में जो उसकी हुकूमत है उसको असेंबली डिसॉल्व कर दे। एंड ये तो वंस फॉर ऑल एग्जाम्पल को सेट होना पड़ेगा। आज अगर री इलेक्शन हो जाते हैं और कोई ऐसी पार्टी एक सूबे में गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसके बाद इलेक्शन का मुतालबा करती है, री इलेक्शन की बात करती है और असेंबली डिसॉल्व कर देती है, तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? कहीं ना कहीं तो एग्जाम्पल सेट होगी। देखिए, मैं आपको मिसाल दूंगा कि पॉलिटिक्स के अंदर एक मफरूजा कहलाता है, उसका बहुत मशहूर है, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस। आपको बादियों नज़र में आपको फार साइटेडनेस दिखाना चाहिए थी। पीटीआई को अगर इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेरा लें तो जनवरी में और में केपीके और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व नहीं करते, आप वेट करते 3 महीने का, 3 महीने आप असेंबलीज में अपना रोल प्ले करते, सही, तमाम चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती। जैसे 4 मंथ्स का टेन्योर आता, अप्रैल में आप ये अनाउंस कर देते, सही, फिर तो चीज ऑटोमेटिकली एक्शन प्लान आता और सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती और केयर टेकर सेटअप भी आ जाता है। लेकिन आपका पॉलिटिकल मूव जो था वो कहीं ना कहीं रह गया, शायद वो एक पॉइंट है जो मिस हो गया। लेकिन चले, अब मैं बात यही कर रहे हैं ना कि हम इलेक्शंस की बात करते हैं। जस्ट टू क्लोज इट अप, मुझे पहले ये बता दें कि इसका वे फॉरवर्ड, अब एक अगर कहूं कि व्हाट डू यू सी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अभी तमाम तफरीकैन, अगर मैं सबकी बात करूं तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली पूरी तरीके से कवर्ड नजर नहीं आता। डू यू सी के अब 14 के बाद इसकी क्लैरिटी आ जाएगी या 14 के बाद भी क्लैरिटी आना मुश्किल है? देखिए, हमारे पास अभी 3 दिन रह गए, 3 दिन रह गए नेगोशिएशन के। ऐसे 3 दिन में 10 तारीख तक चले जाते हैं। ठीक है, अगर 10 तारीख तक भी देखे जाए तो आपके 10 तारीख तक अगर आप नेगोशिएट कर लेते हैं और एक कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं, वेल एंड गुड, फेयर एनफ, which is very rare। ठीक है, अगर नहीं करते तो देखें उसका सिर्फ एक पीटीआई हो गया, चाहे वो पीडीएम हो गया, चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, कुछ नहीं होगा। आप जब कोर्ट के सामने पेश होंगे तो क्या आप ये कहेंगे कि हम आपको असिस्ट नहीं करेंगे? क्या ये आप कहेंगे कि जी आपने जो है, देखें, आप फैक्ट्स पे बात करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स पे बात करें। आप ये बताइए कि 90 डेज की प्रोविजन बार हुई, आर्टिकल 254 इन्वोक हो चुका है। आप ये बताइए कि जी उस सर्कमस्टेंसेस में केपीके पंजाब की असेंबली में सेक्शन 14 क्यों नहीं अप्लाई होता? क्विकली मुझे बता दें जी, in this whole scenario, do you see Prime Minister, Finance Minister, Chief Election Commission, anyone from the cabinet going home or being penalized for what is happening? देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, पॉसिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई आज की हियरिंग में, और हमें भी जो पॉलिटिकल पार्टीज को भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए they have to come forward। still सवाल वही है जी। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये तासुर है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर तो 14 की जो डेट है वो ब्रीच हो जाती है जी, तो क्योंकि इस सारे मैटर के ऊपर एक जो रुकावट बनी वो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर बना, वो प्राइम मिनिस्टर इस फैसले की इज्जत में आ सकते हैं नहीं? जस्ट टू क्लैरिफाई दिस। देखिए, मैं उस पर ये कहूंगा कि आप इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को यहाँ फिर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन दी आवाम, ठीक है, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम कहाँ खड़े हुए हैं? यहाँ मसला ये है कि देखिए, कराची, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम है, इस वक्त स्टार्व कर रहे हैं आटा, चावल, चीनी पे, पेट्रोल के प्राइसेस पे। अगर मई के अंदर आपके पास पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से कम पे आ जाता है, आपके प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। पब्लिक सेंटिमेंट्स को भी देखना चाहिए, हमें नेशनल इंटरेस्ट भी देखना चाहिए, और उसी तरह हमें पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ना चाहिए। बसूरत पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, आप ही का एक केस है, मैं वो क्योंकि अब क्लोज पे तो मैं बात भी कर दूं। कराची, हैदराबाद, जो सिंध के फेज 2 की जो बल्दियाती इंतखाबात है, पब्लिक सेंटिमेंट तो वहां भी था, कभी वहां बारिश आ गई, कभी कुछ आ गया, और आज वो इलेक्शंस बल्दियात हो चुके हैं और अगली बारिशों का मौसम आ चुका है। स्टिल देयर इज नो गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज की कोई गवर्नमेंट मौजूद नहीं। देखिए, अलमिया ये है कि 22वीं आईनी तरमीम जो है 2016 में आई, आइन के अंदर 22वीं आईनी तरमीम, और वो ये कहती है कि 18वीं तरमीम के बाद जब 22वीं तरमीम आई, वो ये कहती थी कि इलेक्शन कमीशन मीन्स 1+4 मेंबर्स, यानी 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर्स। अनफॉर्चुनेटली ये तरमीम क्यों आई? इसलिए आई थी कि पाकिस्तान इज ए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और 4
जो सूबे हैं वो उसके फूल हैं। अब 4 मेंबर, जब 2 मेंबर होते थे और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो सवाल ये उठता था कि जी 2 बड़े सूबे का 1 मेंबर है और छोटे सूबों का 1 मेंबर नहीं है। सही है। तो इसलिए 4 मेंबर उसमें सूबों के रखे गए और एक चीफ इलेक्शन में 1+4 का कोरम होता था। बिल्कुल सही वो जो है उसके बगैर ना इलेक्शन अनाउंस कर सकते थे, ना आर्टिकल 21 या 219 के तहत पावर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ सब लोग भूल चुके हैं। इसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस के पास सो मोटो नोटिस की पिटीशन भी गई, सारी चीजें गई, लेकिन फिर साइलेंस हो गई। कोई ये नहीं देख रहा कि 25 जुलाई 2021 से लेकर 29 मई 2022 तक इलेक्शन कमीशन में 1+2 का कोरम था। सही है, ठीक है, और 2 मेंबर उसमें एब्सेंट थे। आपने बलूचिस्तान के इलेक्शन करा दिए, आपने सिंध के इलेक्शन, आपने डिलिमिटेशन अनाउंस कर दी, आपने इलेक्टोरल रोल अनाउंस कर दी, डिमार्केशन ऑफ टाउन को नोटिफाई करा दिया, आपने 13 अप्रैल 2021 का नोटिफिकेशन। ये कोरम मुकम्मल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है वैसे? देखिए ये तो फेडरल गवर्नमेंट की थी ना, उन्होंने मेंबर अपॉइंट नहीं किए थे। और मेंबर अपॉइंट कब हुए? मेंबर अपॉइंट हुए जाके 1 जून 2022 को, और इलेक्शन जो हुए सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए 15 जनवरी को, वो 13 अप्रैल और 29 अप्रैल उस वक्त गलत नहीं हो तो ये पीडीएम की मौजूदा गवर्नमेंट थी, सॉरी पीडीएम की गवर्नमेंट थी जो फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है। जी जी। उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ ना, क्योंकि इमरान खान के दौर में तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था और उसको इलेक्शंस भी तो ठीक है। तो जब ये कोरम ही पूरा नहीं हुआ तो आपने इलेक्टोरल रोल किस तरह उसको नोटिफाई कर दिया, आपने किस तरह डिलिमिटेशन कर दिया, आपने किस तरह ट्रिब्यूनल नोटिफाई कर दिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है और यहाँ ब्लैटेंट वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई। लेकिन फिर क्या हुआ? मेरी दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो नोटिस क्यों नहीं लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट सिंध के जो इलेक्शंस हुए थे जो 15 जनवरी के फेज 2 के और फेज 1 के, क्या वो उसको नल एंड वॉइड करार देगी? क्या वो इलेक्टोरल लिस्ट, क्या वो डिमार्केशन ऑफ टाउन के नोटिफिकेशन जो सिंध हाई कोर्ट में स्टिल पेंडिंग है, जिसको सुना ही नहीं जा रहा, डिले है, क्या उसको वो नहीं करेगी? क्या वो जो फेज 1 के इलेक्शन हुए थे पूरे सिंध के 32 डिस्ट्रिक्ट में, क्या उसको वो नल एंड वॉइड करार नहीं देगी? क्या वो बादी नजर में 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ब्लैटेंट वॉल्यूशन नहीं है? यहाँ सवाल ये है, आप 90 दिन की तो बात करते हैं, लेकिन एक ही मुल्क में दूसरा जब आइन की वॉल्यूशन होती है उसकी कोई बात नहीं करता। तो देखें आइन की वॉल्यूशन कैसे हुई? जस्ट टू क्लोज वन लास्ट मिनट, देखिए आर्टिकल 22 जो मतलब किसने की, मतलब क्या हु इज जो कर सकता था, जिसके डोमेन थी उसने EC पे कैन नॉट एक्सरसाइज ऑफ पावर। कमीशन मींस 1+4 कोरम। अगर 1+2 मेंबर्स ने वो पावर एक्सरसाइज कर दिए तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो हाउ यू कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन? उसी इनकम्प्लीट कोरम ने पूरा इलेक्शंस कंडक्ट करा दिया। देखिए 18वीं तरमीम के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 1 टाइम इम्यूनिटी दी गई थी कि क्योंकि मेंबर्स अपॉइंट नहीं थे तो एक दफा वो इलेक्शन करा सकता है और पावर एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब 22वीं तरमीम आई सूबों की जो महरूमियत दूर करने के लिए, उसको आपने निगलेक्ट कर दिया, वहां ब्लैटेंट वायलेशन हो गई। लेकिन अफसोस है, एक अवामी सवाल आखिरी पूछूं, कराची और हैदराबाद को उसका मेयर मिल जाएगा? देखिए मैं ये कहूंगा कि देखें जब आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, जब आप बीज कीकर के दरख्त पे अंगूर की बेलें नहीं लगा करते, सही, उसका जवाब ये है। अगर आप कीकर that means not possible। देखें if it is to be like that तो पूरे इलेक्शंस को एक बार मैंने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या है? आर्टिकल 218 के तहत फ्री, फेयर, ऑनेस्ट, जस्ट एंड करप्शन प्रैक्टिसेस से गार्डेड इलेक्शन कराना। सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं है एंड कंप्लीट उसका पैकेज। इलेक्शन कमीशन हैज टू बी फेयर, इम्पार्शियल टू ऑल एक्सेप्ट एंड एवरीबॉडी हैज टू बी इक्वल बिफोर लॉ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपका मौका आ गया और यकीन तौर पे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू। ये डिबेट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद नेवर एंडिंग है। जब भी इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से पहले ये डिबेट जरूर होगी कि इलेक्शंस का प्रोसेस क्या होगा, और इलेक्शंस हो जाने के बाद पाकिस्तान में जो धांधली का जो शोर है वो हमेशा सही रहता है। उम्मीद करते हैं कि शायद किसी भी तौर पर पाकिस्तान में आइन और कानून जिस अंदाज से पेश किया जाता है, जिस अंदाज से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, वो सही तौर पर किया जाए, ताकि ये जो कुछ एक्सरसाइज होती है अवाम के टैक्स के पैसे से होती है और उसमें बड़ी भारी मिकदार में अवाम का टैक्स का पैसा इन्वॉल्व होता है, जब जाके ये तमाम तर एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। जो हो बेहतर हो, और उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो एक ड्रॉप सीन का वेट कर रही है पूरी कौम कि कब ये बहस खत्म होगी। पिछले 6-8 महीने से एक ही सवाल है कि पंजाब के पीके पूरे मुल्क में इलेक्शंस कब होंगे भी या नहीं होंगे, एक सवाल। उम्मीद करते हैं सवाल से जल्द क्लैरिटी हमारे सामने आ जाएगी। अब तक के लिए अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।